फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज ये वाला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट, बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, ये भी पी ब्लॉक की तरह। तो ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, तो ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, फिर हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जैसे कि लाइगेंड्स, डेंटिसिटी, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, राइट, ऑक्सिलेट, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। पॉलीडेंटेट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है। राइट, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स जो होता है उनका, बिल्कुल आप देखेंगे अगर उनके कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं वो अटैच्ड। राइट, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी अगर आप कहेंगे तो कोई भी बात गलत नहीं होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देखिए, अब हम समझेंगे सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन से जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताता है। तो ये अटैच कैसे होंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच होते हैं, इसीलिए हम इसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। राइट, अब हम देखेंगे बेसिकली जो हम रियल टर्म्स में अगर हम बोले इनकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपके पास जो मेटल है ना, उसकी अगर जो भी नॉर्मल वैलेंसी है, सपोज अगर हमारे पास पोटेशियम है, देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इससे समझिए। जैसे पोटेशियम हम जानते हैं इसकी नॉर्मल वैलेंसी जो होती है +1। राइट, सो +1 से ये जब भी कंपाउंड जो होगा कैसा होगा, कोऑर्डिनेट होगा, तब वो अपनी नॉर्मल वैलेंसी से बहुत ज़्यादा वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो नॉर्मल वैलेंसी है ना, उससे ज़्यादा इसकी वैलेंसी आ रही होगी। ठीक है, बना रहा होगा वो, क्या आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पे 4 है, तो उसकी ऑफकोर्स यहाँ पे जो वैलेंसी आएगी वो नॉर्मल नहीं आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में होता क्या है बेसिकली, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के साथ शेयर करता है बिना किसी के इलेक्ट्रॉन्स को लिए। तो यहाँ पे केस ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर उसकी जो नॉर्मल वैलेंसी है उससे कहीं ज़्यादा उसकी वैलेंसी आ रही होती है कैलकुलेट करने पे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो चीज़ें सीधे सीधे हमें समझ में नहीं आती हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। राइट, so compounds in which metal shows valency greater than its normal valency are called complex substances या complex compounds. For example, K4FeCN6। इसको आप बहुत ज़्यादा कॉमनली, अगर हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत कॉमनली ये दिखने को मिलेगा, तब आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान, जैसे आपके पास यहाँ पर K4FeCN6 है। राइट, तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट है ना ये आपके पास, तो ये अगर आपको दिखाई देता है तो इसे हम सबसे पहले, इसका नाम भी होता है कुछ कोऑर्डिनेशन के टर्म्स में, इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटीज को हम बोलते हैं। जब भी ये लग गया बस समझ लेना क्योंकि एक जो आपके पास, जैसे ये मेटल है तो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है इसके साथ, जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास ये दिखाई दे रहा है। राइट, तो इसके साथ इसने कैसा बनाया होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया होगा, ऐसा आपको समझ लेना है, आपको तभी समझ में आ जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट देख के। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसके अंदर आपके पास कंपाउंड्स रहते हैं, जो भी आपके पास रहते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है वो। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे, हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास आते हैं 3 टाइप के, मेनली 3 टाइप में आता है। एक आता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा आता है हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और तीसरा ऑब्वियस है, अगर एक कैटायनिक है दूसरा एनायनिक है तो तीसरा क्या होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि एक में क्या होगा, कैटायनिक पोर्शन ज़्यादा होगा, दूसरे में एनायनिक पोर्शन ज़्यादा होगा, न्यूट्रल में दोनों कैटायन एनायन जो होंगे बैलेंस्ड होंगे, इसीलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल की हेल्प से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कैटायनिक में एक एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर, COCH2O6, और फिर यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और ये रहा Cl3। ठीक है, ये रहा आपके पास कंपाउंड। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कैटायनिक कौन सा है, एनायनिक कौन सा है,
ओके, तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको बस देखना है ये जो है ना, ये वाला मेजर पार्ट, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हमेशा आपको देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका ये, इसी को आपको देखना है हमेशा कि इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है ना। जो चार्ज इसमें आएगा वही चार्ज इसे बताएगा कि ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए अगर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए Cl हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो इतना पोर्शन क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो भी चार्ज आपके पास, कोऑर्डिनेशन जो आपके पास आएगा स्फीयर या एंटिटी आप कहिए, उसमें जो भी आपके पास चार्ज आएगा, जो भी आएगा वही क्या होगा, उसको दिखाएगा कि वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि ये क्या होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स का, K4 FeCN, ये ब्रैकेट है राइट, CN6, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, इसको भी तोड़िए, इसको भी तोड़िए। यहाँ पे K क्या है, मेटल है, हम जानते हैं मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो मेटल जब भी आ जाएगा तो वो साइन कौन सा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अब जब ये पॉजिटिव होगा तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा, राइट। तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हमेशा अगर हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी चार्ज होगा वही हमें देखना है। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, आयनिक, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा ये, राइट। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आपको क्या दिखेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज से, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें ना पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है ना ही नेगेटिव दिखाई देता है। तो देखिए उसका भी एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल के लिए है NeCO4। अब यहाँ पे देखिए ये तो सिर्फ एक, यहाँ पर आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही दिख रहे हैं, है ना। इसके साथ कोई मेटल है नहीं जिसने इसके साथ रिएक्ट किया है, या फिर कोई और हेलोजन है, या फिर कुछ और यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम इसे अगर ब्रेक भी करेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ये तो खुद ही एक ही एंटिटी है, एक ही ये स्फीयर है, तो इसे हम ब्रेक तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है जब, तो इसे हम क्या, कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, न्यूट्रल कैटेगरी में रखेंगे। सो इट्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाई देता है जिसमें आपको कुछ तोड़ने के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो उसे आप क्या बोलेंगे, डायरेक्टली आप उसे कहेंगे वो क्या है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ गई इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके लिए जाना जाता है। अगर आपको ये टर्म्स आ गई तो ये आप आराम से इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो इस जो आपको मैं अभी टर्म्स बताने वाली हूँ उसे अच्छे से समझिएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद लाइगेंड्स। लाइगेंड्स बहुत बार सुना होगा, क्या होते हैं ये लाइगेंड्स, है ना। तो इसे अच्छे से समझिए, लाइगेंड्स क्या है बिना रटे, ठीक है। तो लाइगेंड्स देखिए क्या होते हैं, वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस, या फिर हो सकते हैं वो न्यूट्रल, दिखने में हो सकता है उनके पास कोई चार्ज ना हो, है ना, चार्ज नहीं दिख रहा होगा, बट हो सकता है कि अगर चार्ज नहीं दिख रहा तो उस पर लोन पेयर हो, है ना। तो लोन पेयर का मतलब ही वहाँ पे क्या है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक्सेस में, है ना। तो यहाँ पे ये बात भी समझनी है कि न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज में क्या फ़र्क है ना। सो नेगेटिवली चार्ज आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो कि क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। These are negatively charged ions or neutral molecules which can donate a pair of electrons to the metal atom and form a coordinate bond with it। यानी कि metal atom को ये क्या करेंगे, ये ligands जो होते हैं ना, metal को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उनके साथ क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ओके, सो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो इसके एग्जाम्पल्स अनलिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं इन सेंस। सो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो अमोनिया आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला अभी, न्यूट्रल के लिए मैंने बोला कि अगर वो जो चीज़ न्यूट्रल दिखाई दे रही है तो उसमें क्या हो सकते हैं, हो सकता है उसमें लोन पेयर हो। तो लोन पेयर हो या फिर वो खुद ही एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हो, वो दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, लाइगेंड्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे NH3 में आप जानते हैं लोन पेयर होते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन में, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 5 में से 3 हाइड्रोजन ने ले लिए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी काम के नहीं है। तो वो क्या है, लोन पेयर, राइट। तो NH3 में यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो ये भी एक लाइगेंड की तरफ वर्क करेगा। उसी तरह अगर हम H2O देख रहे तो H2O में भी हमारे पास, क्योंकि
ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 6 हैं, 2 ने बॉन्ड बनाया है, बचे 4, चारों के चारों क्या है, लोन पेयर हैं, राइट। चारों के मतलब जो है 2 लोन पेयर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। फिर अगर हम उसी तरह ले लें Cl नेगेटिव लिखते जाइए, Br नेगेटिव, फिर जो भी नेगेटिव स्पीशीज़ हैं, है ना, CO3 2 नेगेटिव, और इसी तरह SO4 2 नेगेटिव, और इसी तरह C2O4 2 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, साइनाइड हम जाते हैं, आइसोसाइनाइड, Nc नेगेटिव, एटसेट्रा। बहुत आ जाएंगे, ऐसे तो हम अगर लिखते जाएंगे तो बहुत आ जाएंगे, मतलब मेनली जो है ये वाले हैं जो आपको दिखाई देंगे, और आगे जो है वो तो आपको दिखते ही रहेंगे। फिर आपको जो है इसकी आपको हैबिट हो जाएगी कि ये आप देखते ही बता देंगे ये क्या लाइगेंड है, इसमें लोन पेयर है तो ये लाइगेंड है, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है तब तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को डोनेट कर सकता है, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेंटिसिटी। तो क्या होता है डेंटिसिटी? तो डेंटिसिटी में जो डी वर्ड आ रहा है ना, उससे आपको याद करना है नंबर ऑफ डोनर से, ठीक है। डोनर से आप समझ सकते हैं, या फिर डेंटिसिटी डोनर के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो डेंटिसिटी यानी कि किसी भी लाइगेंड में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है, किसी भी लाइगेंड में कितने नंबर ऑफ डोनर एटम है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी डेंटिसिटी। तो यहाँ पर क्योंकि कितने भी हो सकते हैं तो हम डेंटिसिटी को भी तीन टाइप्स में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि अगर किसी के पास एक है तो उसे हम बोलेंगे यूनिडेंटेट, और किसी के पास 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट। और एक और केस आता है वो भी हम देखेंगे। यूनिडेंटेट में क्या होगा, उसके पास क्या होगा, एक लाइगेंड कंटेनिंग, पूरा पढ़िएगा, लाइगेंड्स कंटेनिंग 1 डोनर एटम, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेट। अब तो अगर इसके एग्जांपल्स हम देखें तो इसमें से लाइगेंड्स में हमने काफ़ी सारे जो थे यूनिडेंटेट में ही आ रहे थे, वो है ना, हमने पढ़ लिए हैं। सो यूनिडेंटेट में अगर हम देखें NH3, ये भी पढ़ लिया था हमने, NH3 आ गया, एक ही डोनर एटम है। फिर H2O, इसमें भी ऑक्सीजन है ना। फिर अगर हम देखें तो Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, Nc नेगेटिव, और ONO नेगेटिव, और इसी तरह के कहीं और भी आपके पास दिखाई देंगे, बहुत सारे हैं एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो ये जो है मेनली हमें दिखाई देते हैं, तो इसको एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिडेंटेट हो गया। आप डाइडेंटेट चलते हैं। डाइडेंटेट में क्या होगा, यहाँ पर आपको लाइगेंड में 2 होंगे जो डोनेट कर रहे होंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। डोनर एटम कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, स्पेशल है, इसलिए हमने अलग से डाइडेंटेट में ही पढ़ेंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे ये किस केस के अंदर आता है, डाइडेंटेट के केस के अंदर आता है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 यहाँ पर आपके पास डोनर हैं, D फॉर डेंटेट, D फॉर डोनर। तो 2 डोनर जो है आपके पास आपको दिखाई देंगे। और डोनर अगर आप बात करें तो डोनर किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन डोनर, राइट। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देख लें तो एग्जाम्पल इसका होता है इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपको समझ में तो आ गया होगा। इथेन में 2 अमीन जो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, CH2, यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी NH2। हम जानते हैं अमोनिया में क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब 2 अमोनिया होंगे तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे कंपाउंड में देखें तो टोटल कितने डोनर एटम हो गए, 2 हो गए, है ना। दोनों 2 नाइट्रोजन हो गए। तो यहाँ पर ये बेसिकली हो क्या गया, ये डाइडेंटेट हो गया है ना, डाइडेंटेट लाइगेंड्स। तो अगर कभी भी डाइडेंटेट का आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, इथेन 1, डायमीन। कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है वैसे तो इथेन 1,2 डायमीन, पूरा नाम नहीं लिखा रहता है वहाँ पे, वो सीधे लिख देंगे En का। आप बताइए इसमें डेंटिसिटी कितनी है। तो En से आपको समझ जाना है, En यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, इथेन 1,2 डायमीन के लिए बोलते हैं। ये En वर्ड जो यूज़ करते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, अभी आगे और के भी आएंगे। सो En का अगर आपको समझ में आ जाए नाम, ये En क्या है, इथेन 1,2 डायमीन है। डायमीन से आपको समझना है, यहाँ पे रटना नहीं है बिल्कुल भी। डायमीन यानी कि 2 अमीन। अमीन हम जानते हैं ये क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर वो डोनेट करता है। तो जब उसके पास 2 अमीन है, 2 डोनर है, यानी कि वो क्या होगा, डाइडेंटेट होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो डाइडेंटेट का ये वाला जो केस आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और आता है हमारे पास, वो होता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन, ठीक है। ऑक्सिलेट आयन आता है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है डाइडेंटेट का। ऑक्सिलेट आयन का देखिए, इसे हम OX लिखते हैं, ठीक है। OX हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगर OX लिख के आ गया तो समझना है आपको वो कौन सा है,
ऑक्सिलेट आयन है, OX से तो वैसे आपको समझ में आ जा रहा होगा। C2O4 मैंने लिखवाया था लाइगेंड्स में, C2O4 2 नेगेटिव, राइट, ये लिखवाया था मैंने C2O4 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर अगर हम आप ओपन करके बनाएंगे तो ये भी आपको आना चाहिए। C2O4 है यानी कि 2 बॉन्ड क्या होंगे, कार्बन कार्बन ने एक साथ बॉन्ड बनाया होगा, और 4 है यानी कि 1 को 2 मिलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन बना देंगे। अब क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है इनके पास एक एक बॉन्ड कम है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, है ना, तो इनके पास ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो 2 ऑक्सीजन तो 2 दोनों यहाँ पे हो गए, तो ये भी क्या है, डाइडेंटेट कैटेगरी में है। तो हम मेनली जो होता है एक तो EN यानी कि इथेन 1,2 डायमीन को बोलते हैं, और ये वाला जो है आपके पास दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका ऑक्सिलेट आयन, इसे हम बोलते हैं, ये क्या आते हैं, डाइडेंटेट कैटेगरी में आता है, C2O4 2 नेगेटिव, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या देखेंगे, पॉलीडेंटेट, जिसमें बहुत ज़्यादा होंगे यानी कि 2 से ज़्यादा होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स आर दोस विच कंटेन मोर देन 2 डोनर एटम्स, जिसमें 2 से ज़्यादा होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, पॉलीडेंटेट है। तो इसमें एक एग्जाम्पल आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA बोलते हैं हम उसे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस नाम से ये। तो आपके ज़्यादातर एग्जाम में ना पूरा नाम नहीं लिख के देंगे ये लोग सिर्फ लिख देंगे EDTA। तो आप बताएंगे, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, हो सकता है इस तरह से पूछ ले कि पॉलीडेंटेट बताइए और फिर उसका एग्जाम्पल भी दीजिए, या फिर वो इनडायरेक्टली पूछेंगे EDTA की डेंटिसिटी बताइए, स्ट्रक्चर बनाइए, उसकी डेंटिसिटी बनाइए। तब आपको ये दोनों ही वे में आना चाहिए, है ना। सो EDTA का फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म क्या होता है, इट्स इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, राइट, याद होगा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर आपके पास इथाइलिन वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कार्बन चेन कितनी, मेन कार्बन चेन कितनी है। यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे मेन 2 हैं बीच में, ये रहे आपके पास CH2 इथाइलिन हो गया। अब डायमीन की तरफ चलते हैं, डायमीन है तो डायमीन ये रहा, एक इधर यानी कि नाइट्रोजन है वो बेसिकली, तो नाइट्रोजन है, और उसके बाद क्या है, टेट्रा एसीटेट है, 4 एसीटेट है, तो यानी कि 2 इधर और 2 इधर एसीटेट ग्रुप लग जाएगा। एसीटेट क्या होता है, एसिटिक एसिड सुना होगा आपने, है ना। एसिटिक एसिड जैसे आपके पास CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, H हटा दे एसीटेट, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे CH2, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड है ना, तो CH2 हो जाएगा, ये CH2COO नेगेटिव हो जाएगा, H हटा दिए तो ये एसीटेट बना है, राइट। तो एसीटेट हो गया ये, तो यही एसीटेट हम क्या बनाएंगे, चारों तरफ हम यहाँ पे फैला देंगे, CH2COO नेगेटिव, CH2, यहीं से बनाएंगे इसको भी, CH2COO नेगेटिव। समझ लेना आप, यहाँ पे C से ही अटैच है, राइट, ये ऑक्सीजन से नहीं, C से अटैच है। तो आप या तो इसी तरह बना लीजिए CH2COO नेगेटिव, है ना, ये थोड़ा ऑकवर्ड लगता है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया CH2COO नेगेटिव। तो चारों तरफ होंगे ये। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे इसकी डेंसिटी है क्या, क्योंकि आपको दिख तो 4 रहे हैं जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पे फटाफट से लिख देंगे कि ये टेट्राडेंटेट है, नहीं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन भी तो है, नेगेटिव चार्ज है, गुड। ये बात अच्छी है कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि नेगेटिव चार्ज वाले सब क्या है, डेंटेट हैं, यानी कि 4 तो इसमें डेंटिसिटी हो गई है ना। अब एक चीज़ आपने नहीं देखी, क्या नहीं देखा, यहाँ पर हमने अमीन भी तो बोला था, भले ही यहाँ पे आपको सिर्फ नाइट्रोजन दिख रहे हैं, तो वो अमीन ही बेसिकली हाइड्रोजन लूज करके उन्होंने एसीटेट के साथ बॉन्ड बनाया है। तो नाइट्रोजन के बाद अभी भी तो लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन कभी भी दिख जाए लोन पेयर उस पर होंगे ही। ठीक है, अगर इनकेस अगर ऐसा कोई केस आ गया जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, उसने यूज़ कर लिया बॉन्ड बनाने में, तब आप उसको कैलकुलेट मत करना। मगर अगर ज़्यादातर, क्योंकि ऐसा ही केस आता है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर हमें दिखाई दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर है, डोनेट वो भी कर सकता है, तो इसे भी डेंसिटी में इसे भी कैलकुलेट करेंगे, डोनर एटम ये भी होगा, है ना। तो अब कितने हो गए, 4 पहले से थे, अब 2 नाइट्रोजन और आ गए गेम में, तो अब ये हो गए 6। तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, EDTA की डेंसिटी जो भी होती है पूछी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसका आंसर टेट्राडेंटेट कर देते हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है 4 तरफ से इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, बीच में अमीन भी तो है, उसे क्यों भूल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आप सिंपल से लिखेंगे हम इसकी डेंसिटी जो कि होती है हेक्साडेंटेट, यहाँ पर आप इसी के नीचे लिख लीजिए क्योंकि इसका एग्जाम्पल था ये, हेक्साडेंटेट होता है ये, हेक्साडेंटेट। कोई आपसे पूछ ले कि EDTA की डेंसिटी बताइए, तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर ये क्या होता है, हेक्साडेंटेट होता है, 4 तो उसके कोने में होता है, बीच में 2 अमीन भी तो है, तो उनकी भी हम देखते हैं डेंसिटी, राइट, हेक्साडेंटेट होता है ये। अब ये बात मत भूलिएगा,
अब हम देखेंगे ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिलेटिंग लाइगेंड्स। तो जो आज जो टर्मिनोलॉजी चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछी ही जाएंगी, या फिर आपको ऐसे ही टर्म्स डिफाइन में पूछ लेंगे, या फिर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको जो भी वे में आपसे पूछा जाएगा, आपको दोनों ही वे में आ गया है अब, है ना। तो एक और है ये चिलेटिंग लाइगेंड्स, बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने इसके बारे में, चिलेटिंग लाइगेंड्स। और इसको हम दो और नाम से जानते हैं इसी टर्मिनोलॉजी को, चिलेट और चिलेशन प्रोसेस, चिलेशन। अभी आपको पूरी बात समझ में आएगी जब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, है ना। तो चिलेटिंग लाइगेंड्स क्या होते हैं? होते ये भी लाइगेंड्स है, लाइगेंड्स होते हैं यानी कि डोनर एटम इसमें होंगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे दो से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, और वो किस तरह से अटैच होते हैं, एक रिंग कॉम्प्लेक्स में अटैच होते हैं विद सेंट्रल एटम। जो भी सेंट्रल एटम होगा तो वो ना उससे मिलकर के एक रिंग जैसे बना रहे होंगे। सेंट्रल एटम में मेटल होता है मोस्टली यहाँ पे मेटल एटम ही होंगे, है ना, जो कि अटैच कर रहे होंगे डोनर एटम से। सो डोनर एटम से एक बीच में आपके पास मेटल होगा, जिससे कि ये लोग क्या बना रहे होंगे, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बना रहे होंगे। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, चिलेटिंग लाइगेंड्स बोल रहे हैं। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका एक बार, फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे इसको। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है एग्जाम्पल। CuEn होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने बीच में En लिख दिया डायरेक्टली, समझ में आया आपको En क्या है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था इथेन 1,2 डायमीन, वही है ये, इसी तरह तो लिखते हैं ये लोग बीच में। तो En लिख दिया, OX ऑक्सिलेट लिख दिया, है ना। तो आपको समझना है कि वहाँ पर En जो है क्या है, En आपके पास इथेन 1,2 डायमीन है, और इथेन 1,2 डायमीन अटैच किससे है, कॉपर से अटैच है ना। अब ये तो दो ही हैं, है ना, दो ही हैं ये, और दो जो हैं कैसे रिंग बनाएंगे ये आप सोच रहे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए इसका स्ट्रक्चर। कोबाल्ट कॉपर है, सॉरी ये कॉपर से जो हमारे पास इथेन डायमीन है 1,2 डायमीन है, ये किस तरह से अटैच होगा, ये देखिए, ये रहा आपके पास इथेन 1,2 डायमीन। जानते होंगे आप उसमें क्या आ रहे थे, इथेन डायमीन में आप जानते हैं कि दो हमारे पास N के एटम थे जिनके पास दोनों पेयर थे, राइट, वही अटैच हो रहे थे, मतलब उन्हीं के पास था, वो वही डोनेट कर सकते थे और वही औरों से बॉन्ड बना सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, यही जो हमारे पास N है ना, वो NH2 जो है आपके पास, यही जो होता है ये कॉपर से बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड भी कैसा, कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये तो अभी एक ही है, राइट, अभी तो एक और होगा, इसी को मैं बना रही हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। दो हैं ये, CH2 NH2, यहाँ पर भी NH2, फिर यहाँ पर भी ये क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होंगे। ये जो N है अपने किसी के इलेक्ट्रॉन लिए बिना सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इसे बोलेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का यहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो वो क्यों चाहेगा किसी के इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को अनस्टेबल बनाना, वो सिंपल क्या करेगा, वो बस दूसरे को बोलेगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, मुझे तेरे बदले में इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, राइट। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो हैं En बन गए हैं, और इन्होंने कैसा बनाया है, एक रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होगा आपको, रिंग लाइक का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको क्या बोलते हैं, वैसे चिलेटिंग एजेंट। चार्ज लगा लीजिए, 2 पॉजिटिव इसका ओवरऑल चार्ज है। अब इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो आपके पास है इसी को हम क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लाइगेंड बोलते हैं, क्योंकि आपके पास डोनर एटम भी तो है इसमें, डोनर एटम है ना, डोनर एटम, समझ में आ रही मेरी बात। तो इसमें डोनर भी तो है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइगेंड। तो हम इसीलिए तो बोल रहे हैं इसे, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसमें डोनर एटम है, यानी कि 4 है इसमें, तो 4 डोनर एटम है इसमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सो लाइगेंड्स कंटेनिंग 2 और मोर डोनर एटम्स फ्रॉम रिंग कॉम्प्लेक्स विच विद सेंट्रल एटम, मेटल एटम, सेंट्रल में आपने देखा कि कॉपर था जो कि मेटल है ना, विद सेंट्रल, ये विद सेंट्रल मेटल एटम आयन, सच लाइगेंड्स आर कॉल्ड चिलेटिंग लाइगेंड्स। ऐसे अगर आपके पास दिखाई देते हैं रिंग लाइक, और उसमें आपको क्या है, लाइगेंड्स जो हैं अटैच हैं रिंग के जैसे बना रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हो सेंट्रल एटम में जो भी आपके पास मेटल है उसके साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चिलेटिंग लाइगेंड्स बोलेंगे। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को जो ये बनते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को अगर कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में अगर हमें समझाना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, चिलेट बोलेंगे। तो आप उसे चिलेटिंग लाइगेंड बोल दीजिए,
चिलेट बोल दिए। और अगर इस फिनोमेना, जहाँ ऐसा फिनोमेना हो रहा है, ऐसा चिलेट बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चिलेशन। तो ये जो चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होंगी इसके नाम से ही, है ना। सो चिलेशन जहाँ फिनोमेना है चिलेशन बनने का। कॉम्प्लेक्स जब अगर इस तरह का बनता है, चिलेटिंग लाइगेंड के जैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, उसे चिलेट बोल देंगे कि चिलेट बन गया है। और ऐसे लाइगेंड को अगर हम बोले तो चिलेटिंग लाइगेंड्स। तो अगर इसमें आपको समझ में आ गया होगा फ़र्क क्या है, एक लाइगेंड है, कॉम्प्लेक्स है, और एक जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं चिलेशन। तो तीनों चीज़ें वैसे बेसिकली एक ही चीज़ के लिए रेफर, एक ही चीज़ के लिए हो रही है, बट वो अलग अलग सेंस में भी यूज़ होते हैं। तो आपको बस सेंस समझना है, बात एक ही रहेगी, है ना। तो आज हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, जो 3 हमारे पास मेन थे वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में हमने ये देखे। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी है इसमें, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इसमें, वो भी आप देख लीजिए इसके साथ साथ। व्हाट इज़ चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट की तरह भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी समझ लीजिए एक बार, ये इसके साथ जा रहा है टॉपिक के साथ, तो इसको साथ में समझना ज़्यादा सही रहेगा। सो चिलेट इफेक्ट क्या होता है, जब भी चिलेटिंग, जो आपके पास चिलेटिंग लाइगेंड है, वो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स बना ले किसी भी यूनिडेंटेट के साथ, यूनिडेंटेट आप जानते हैं जो कि एक ही जिसमें डोनर एटम होगा, उसके साथ एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स बना ले जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल था। चिलेटिंग लाइगेंड जो कि क्या करेगा, किसी भी यूनिडेंटेड लाइगेंड के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना ले, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना ले, उसे हम क्या बोलेंगे, चिलेट इफेक्ट बोलेंगे। Chelating ligands forms more stable complexes than the unidentate ligand. This effect is called chilate effect, right? तो ये जो थे आज हमने इतना पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्बीडेंटेट क्या होता है वो पढ़ाऊंगी, अभी टर्मिनोलॉजी खत्म नहीं हुई है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसी जैसी बहुत सी चीज़ें हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, वो चलेगा इसी में ही, टर्मिनोलॉजी में ही चलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर टर्म्स। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.